नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर फिर लेके आए हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं, टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा। तो सबसे लाइट चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इसमें जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं मैं एक बार रिवाइज कराते हुए आपको जाऊँगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, जहाँ पे मोस्टली सारे कंसेप्ट टिके हुए हैं, दैट इज मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन, मोनोटोनिसिटी। तो आज हम लोग टेंजेंट नॉर्मल पे बात करेंगे। तो चालू करते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है या नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। सो वेदर द कर्व इज एक्सप्रेस्ड इम्प्लिसिटली और पैरामीट्रिकली, एनी वे, कैसे भी कर्व एक्सप्रेस हो, वन कैन ऑलवेज राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द कर्व एट एनी ऑफ इट्स पॉइंट। दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज नॉर्मल, this is tangent and this is normal. One can always write the equation of the tangent and normal drawn to the curve at any of its point x comma y as, इसको x1 y1 पॉइंट मान लेते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1 is equal to m would mean dy by dx at the point P into x minus x1. This is the equation of tangent, and the equation of normal is y minus y1 is equal to minus 1 upon dy by dx at the point P into x minus x1. तो बेटा खेल है इस चैप्टर में टेंजेंट की इक्वेशन लिखना। बड़ी छोटी सी बात है कि दिस पॉइंट x, कई बार ये पॉइंट ही आपसे पूछने की फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, तो एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा और दूसरा रिलेशन आल्सो x and y1 सैटिस्फाइज द कर्व। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स तो इसमें आप लोगों को मालूम है, बट जो मेंस और एडवांस में इस पर्टिकुलर चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं कवर करते हुए चलता हूँ। तो पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। नोट दैट ये लैंग्वेज बेटा काफी इंपॉर्टेंट है और काफी फ्रीक्वेंटली यूज होती है कि if the tangent drawn to the curve at any of its point, if the tangent line drawn to the curve at P meets the curve again at Q, meets the curve again at say Q, then if the tangent line drawn to the curve at any of its points say P meets the curve again at Q, कोई भी कर्व ले लेते हैं, tangent drawn to the curve at any of its points say x1 y1 meets the curve again at the point say x2 y2। तो इस लाइन का स्लोप हम दो तरीके से लिख सकते हैं। देन dy by dx at the point P, बेटा एक तो आपको ये कर्व दे रखा होगा y is equal to fx, तो आपने इस कर्व को डिफरेंशिएट किया at the point x and y1, तो this represents what? Slope of the tangent line, and which is also equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और मेंस एज वेल एज एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे काफी सवाल बन जाते हैं इस लैंग्वेज के ऊपर। If the tangent drawn to the curve at any of its point meets the curve at some point say Q, then dy by dx at the point P, which represents the slope of this line, which is also equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1।
तो बेटा इस कंसेप्ट से ही मैं चालू कर रहा हूँ आज का लेक्चर, और देखते हैं इसमें 2-3 छोटे छोटे सवाल देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा ये। पहला सवाल देखिए इस कॉन्सेप्ट पे। कंसीडर द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। बेटा ये भी बड़ा स्टैंडर्ड कर्व है। अगर y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब कर्व को प्लॉट करेंगे अपन, तो ये कुछ ऐसा प्लॉट होता है। यहाँ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आती है जिससे। सो प्रॉब्लम इज इफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब एट द पॉइंट P meets the curve again at Q. If the tangent drawn to the curve y square equal to x cube at the point P meets the curve again at Q, where O is origin, then find ratio of slope of OP to slope of OQ. मैं दोबारा प्रॉब्लम बोल देता हूँ। If the tangent drawn to the curve y square equal to x cube at the point P meets the curve again at the point Q, then find the ratio of the slope of OP to slope of OQ. अब एक तरीका तो बेटा यहाँ पे अपन पॉइंट x1 y1 x2 y2 माने, या सब लोग तो मालूम है y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब कर्व के जो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो होते हैं x इज इक्वल टू t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू t क्यूब। तो अपन इस पॉइंट के पैरामीट्रिक मानेंगे t1 स्क्वायर कॉमा t1 क्यूब, और इस पॉइंट के पैरामीटर मानेंगे t2 स्क्वायर कॉमा t2 क्यूब। तो बेटा हमें निकालना क्या है? OP का स्लोप कितना है? t1 क्यूब अपॉन t1 स्क्वायर, दैट इज t1। OP का स्लोप है t1, और इसी तरह से OQ का स्लोप कितना है? t2। तो हमें ये रेशियो निकालना है। आपको लगेगा बहुत छोटा सवाल है, बट ऐसे सवाल आईटी में आ जाते हैं। अभी आप देखेंगे क्या डेप्थ है इस प्रॉब्लम की। टू फाइंड द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ OP टू स्लोप ऑफ OQ, इट मींस यू हैव टू फाइंड द रेशियो t1 बाय t2। अब सीधे सीधे ये कंसेप्ट, tangent drawn to the curve at the point P meets the curve again at Q would mean dy by dx at this point. dy by dx किस पॉइंट पे dy by dx? P पॉइंट पे, which is also equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 minus y1 that is t2 cube minus t1 cube upon t2 square minus t1 square। बेटा dy by dx क्या है? इस कर्व को इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करो। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, रफ में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 2 by dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो y डैश कितना आ गया? y डैश आ गया 3x स्क्वायर अपॉन 2y एट दिस पॉइंट t1 स्क्वायर t1 क्यूब। डाल दो यहाँ पे x1 की जगह t1 स्क्वायर, तो t1 4 अपॉन t1 क्यूब, तो 3t1 by 2 आ जाएगा। तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू dy by dx एट द पॉइंट P ये कितना आया? 3t1 by 2। ये हटा दो, तो ये रेशियो आ रहा है मेरे पास 3t1 by 2 which is also equal to, इसको a क्यूब माइनस b क्यूब लगा लो, t2 माइनस t1 a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर t2 माइनस t1 इंटू t2 plus t1। This factor cancels, t1 is not equal to t2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t1 टाइम्स t1 plus t2 is equal to 2 t1 square plus 2 t1 t2 plus 2 t2 square। ठीक है क्या बेटा? तो यहां से क्वाड्रेटिक बन गई आपके पास। ये आ गया 3t1 स्क्वायर माइनस 2t1 स्क्वायर दैट इज t1 स्क्वायर, 3t1 t2 माइनस 2t1 t2 प्लस t1 t2 माइनस 2t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 माइनस 2t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और क्लियरली इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो आपके पास वो रेशियो आ जाएगा। फैक्टराइज करते हैं, इसके फैक्टर क्या है बेटा आपके पास? 2t2 minus t1 and t2 minus t1। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे बेटा यहाँ पे t1 स्क्वायर प्लस 2t1 t2 माइनस t1 t2 माइनस 2t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इज t1 into t1 plus 2t2
T1 plus 2T2 and T1 minus T2 is equal to 0. Either T1 is equal to T2, which is not possible, or T1 plus 2T2 is equal to 0. तो यहाँ से आपके पास इस फैक्टर से रेशियो आ जाएगा T1 by T2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस T1 by T2 की वैल्यू कितनी आ गई -2. तो इस तरह के सवाल बेटा मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज मैं तो इस पे काफी जोर डालता हूं. इफ द टैंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट सम पॉइंट से P meets the curve again at the point say Q, then dy by dx at the point P is equal to y2 minus y1 upon स्लोप. दो तरीके से लिखना है, सीधी बात है. अब मैं आपको जेई में पूछा गया सवाल बताता हूं, जो जिस टाइम पे स्क्रीनिंग हुआ करती थी जेई में, उस टाइम पे 2 नंबर का सवाल क्या पूछा गया. तो टैंजेंट नॉर्मल बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा, बट एट टाइम सवाल बन जाते हैं इसमें से. देखिए क्या पूछा गया था जेई में सवाल. Tangents are drawn tangents are drawn from origin to the curve. Tangents are drawn from origin to the curve y is equal to sin x. Locus of their point of contact is locus of their point of contact is 4 ऑप्शन थे. अभी तो मैं लिख देता हूँ कि आपको लाना क्या है. Locus of their point of contact is x square y square is equal to x square minus y square. या इसको अपन x square y square से डिवाइड करके ऐसे भी लिख सकते हैं 1 by y square minus 1 by x square is equal to 1. ऐसे भी लिख सकते हैं. अब आप देखिए कि ये यही कंसेप्ट कैसे है. ठीक है क्या. तो आपको y is equal to sin x कर्व दे रखा है. This is the curve y is equal to sin x. ओरिजिन से टेंजेंट खींची आपने बेटा, ये टेंजेंट खींची, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया, ये टेंजेंट खींची, फिर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया. ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलते जाएंगे आपको. तो लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका लोकस आपको बताना है. ठीक है क्या. ये ऐसे तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो ये किस कर्व पे लाई करेगा. अब देखिए बेटा सीधा सा कंसेप्ट है. ये टेंजेंट लाइन दिख रही है सबको, दिख रही है टेंजेंट लाइन. कितनी छोटी सी बात है कि इस टेंजेंट लाइन का स्लोप 2 तरीके से लिखना है. एक तो ये कर्व आपको sin x दे रखा है, तो dy by dx कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे किस पॉइंट पे h k पे, which is also equal to what, which is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये पॉइंट 0, 0 है. तो स्लोप इज also equal to k by h. dy by dx क्या है, इस कर्व को डिफरेंशिएट किया cos x at the point h k, मतलब cos h. so this is equal to, ये फर्स्ट रिलेशन है आपके पास. और बड़ी छोटी सी बात है जो एट टाइम्स बच्चों को याद नहीं आती कि h k also lies on the curve, कि भाई h के कर्व पे भी तो लाई कर रहा है. तो also k is equal to sin h. और अब आप जैसे ही स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे sin square h plus cos square h 1 हो जाएगा. this square plus this square is equal to 1. squaring and adding will give you k square by h square plus k square is equal to 1. बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, रिप्लेस h by x and k by y, you will get this और this कुछ भी आ जाएगा. What is important, और ये पूछा गया सवाल है जेई में. ऐसा नहीं कि बहुत भारी सवाल जेई में आते हैं, बट नहीं चमकता बच्चों को कि सर dy by dx
कर्व दे रखा है dy by dx at some point से p which is also equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की फील थोड़ी बहुत आ रही होगी. एक और सवाल देखिए बेटा जो रुड़की में पूछा गया था, ये भी बहुत अच्छा सवाल है. If a line is tangent at one point, and normal at another point, and normal at another point, on the curve, represented parametrically. If a line is tangent at one point and normal at another point on a curve represented parametrically by x is equal to 4t square plus 3 and y is equal to 8t cube minus 1, then find slope of line. तो बेटा आपको लाइन का स्लोप निकालना है. अब मैं आपको ये बता देता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब होते हैं. तो ये भी कुछ वही है, बस ओरिजिन शिफ्ट कर दिया टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब. तो अगर आप इस कर्व को देखेंगे तो ये कर्व भी कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है क्या. अब इसमें बोल क्या रखा है कि इफ अ लाइन इज टेंजेंट एट वन पॉइंट, ये कोई पॉइंट है टेंजेंट एट वन पॉइंट, सपोज P पॉइंट पे तो ये टेंजेंट है, एंड सेम लाइन इज नॉर्मल एट अनदर पॉइंट, और Q पॉइंट पे ये लाइन नॉर्मल का काम कर रही है, तो इस लाइन का स्लोप बता दो. तो अपन P पॉइंट पे पैरामीटर T1 मान लेते हैं. पैरामीटर T1 वुड मीन P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4t1 स्क्वायर प्लस 3 कॉमा 8t1 क्यूब माइनस 3, और Q पॉइंट पे पैरामीटर T2 मान लेते हैं, ठीक है क्या. T2 मतलब 4t2 स्क्वायर प्लस 3 कॉमा 8t2 क्यूब माइनस 1, ठीक है. अब पूछा क्या गया है मेरे से, पहले तो मैथ्स के सवाल करने के बेसिक लॉ सीखे, जो पूछा जाए वो देखे और जो गिवन है वो देखे. गारंटी दे रहा हूं सवाल 100% आपसे होगा. आपसे पूछा है स्लोप ऑफ द लाइन, इस लाइन का स्लोप दैट इज dy by dx एट द पॉइंट P. तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, कर्व पैरामीट्रिकली दे रखा है, तो dy by dx वुड मीन dy by dt अपॉन dx by dt. बोलो बच्चों व्हाट इज dy by dt? dy by dt वुड मीन 24t स्क्वायर अपॉन 8t. तो कितना आ गया 24t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8t, मतलब 3t एट द पॉइंट T1. तो इसका मतलब dy by dx कितना आ गया dt. ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है. अब आपकी भी इच्छा होगी है प्रभु कोई मुझे T1 बता दे, तो भाई आंसर आ जाएगा स्लोप. अब कॉन्सेप्ट, इस लाइन का स्लोप 3t1 भी था एंड व्हिच इज आल्सो इक्वल टू y2 y1 अपॉन x2 x1. बट एक चीज और दे रखी है. एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, जो चीज गिवन है वो लिखते ही नहीं है. सेम लाइन इज टेंजेंट एट वन पॉइंट एंड नॉर्मल एट अनदर पॉइंट. तो इसी लाइन का स्लोप dy by dx एट द पॉइंट P कितना है 3t1. तो अगर इसी तरह से Q पॉइंट पे dy by dx निकालते तो आता 3t2. वो टेंजेंट का स्लोप होता, तो नॉर्मल का स्लोप -1/3t2. लाइन तो वही है, इसका मतलब आल्सो 3t1 किसके बराबर होगा -1/3t2. एक रिलेशन ये लिख लेते हैं अपन, एक रिलेशन ये, एंड आल्सो 3t1
is equal to y2 minus y1. y2 minus y1 would mean 8 times t2 cube minus t1 cube upon x2 minus x1. x2 minus x1 would mean 4 times t2 square minus t1 square. तो देखो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले सवाल कराया था वही रिलेशन बन गया. तो इससे हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, t2 is equal to minus 2t1. मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, इससे पहले वाले सवाल में यही रिलेशन आया था हमारे पास. तो t2 is equal to minus 2t1 ये दूसरा रिश्ता. अब इन दोनों रिलेशन से क्या 3t1 आ जाएगा क्या बेटा? t2 की जगह minus 2t1 अगर डाला जाए और फर्स्ट वाले में रखा जाए t2 minus 2t1, माइनस माइनस कैंसिल और ये इधर चला गया तो 9t1 स्क्वायर. 3t1 ही चाहिए ना सर. हाँ 3t1 ही चाहिए ना आपको. तो यहाँ पे 2t1 रख दिया तो कितना आ गया बेटा? इससे t2 इक्वल टू माइनस 2t1 ही आया था ना रिलेशन. चेक कर लो. तो t2 इज इक्वल टू माइनस 2t1. t1 इक्वल टू माइनस t1 इक्वल टू माइनस तो इससे जो रिलेशन आता है वो t1 इज इक्वल टू माइनस 2t2 ये आता है रिलेशन. तो अब t2 की जगह आप क्या रखोगे? माइनस t1/2. तो माइनस t1/2 रखा तो देखो क्या है यहाँ से t2 की जगह माइनस t1/2 यहाँ रखा तो 3t1 इज इक्वल टू t2 माइनस t1/2 माइनस t2 इज माइनस t1/2 माइनस t1/2 माइनस कट जाएगा. तो यहाँ से आ गया 3t1 स्क्वायर. तो ये यहाँ भी चला जाएगा 9t1 स्क्वायर दैट इज 3t1 का होल स्क्वायर. 3t1 होल स्क्वायर ये बना रिलेशन मेरे पास. 3t1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2. तो 3t1 की वैल्यू खाली प्लस रूट 2 नहीं बोलना. 3t1 की वैल्यू आएगी प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 एंड हेंस स्लोप ऑफ द लाइन कैन बी. भाई जरूरी थोड़ी ऐसी पॉजिटिव आप ऐसे भी लाइन कह सकते हो. तो एक तो स्लोप मल्टीपल चॉइस के लिए कितना अच्छा सवाल है. स्लोप ऑफ द लाइन कैन बी रूट 2 और कैन बी माइनस रूट. कितना प्यारा सवाल ये पूछा गया. और मेंस में बेटा जो पुराने सवाल होते हैं आईटी और रुकी के वो उठ जाते हैं. आप लोगों को कुछ नहीं करना. लास्ट 20 इयर्स के आईटी के पेपर सॉल्व करें जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं मेंस के लिए और आप देखेंगे उन्हीं सवालों के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए आपको मिलेंगे. तो आई होप जो लोग बच्चे मुझे सुन रहे होंगे बहुत शानदार सवाल है ये. तो टेंजेंट नॉर्मल में ऐसा लगता है चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बट आज जो मैं आपको सिखाऊंगा टेंजेंट नॉर्मल में आपको ऐसा लगेगा महसूस होगा कि नहीं कुछ सीखा है आपने. जेई 94 में 5 नंबर का ये सवाल पूछा गया था. देखता हूं आप लोग क्या आंसर देते हैं इसका. फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल drawn to the curve. Find the equation of normal drawn to the curve x square equal to 4y. Find the equation of normal drawn to the curve x square equal to 4y and normal line passes through. And normal line passes through. Normal line passes through 4 comma minus 1. एक मिनट. And the normal line passes through 1 comma 2. Find the equation of normal drawn to the curve x square equal to 4y and the normal line passes through point 1 comma 2. बेटा ये जेई 94 में पूछा गया सवाल है और एज इट इज मेंस में उठ सकता है. बिल्कुल आ सकता है मेंस में. अब इसमें क्या बारीकी छुपी है वो मैं आपको बताता हूं, बट मैं चाहता हूं कि पहले 2 मिनट आप लोग ट्राई करें सवाल. आई विल गिव यू 2 minutes. अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम.
चलिए बच्चों, नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है इसका आंसर गलत देते हैं। एक्चुअली इस सवाल की जो ब्यूटी है दैट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन ड्रॉन टू द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y। इस पॉइंट को ही कर्व पे मान लेते हैं, इस पॉइंट को ही कर्व पे मान लेते हैं, जबकि वो आपसे पूछ रहे हैं क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज नॉर्मल। इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी है एंड द नॉर्मल लाइन पासेस टू द पॉइंट, नॉर्मल लाइन पासेस टू द पॉइंट 1, 2। नॉर्मल लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 1, 2 से। तो फिर आपकी इच्छा होगी कि हे प्रभु मेरे को कोई ये पॉइंट बता दे जिस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल खींची है, जैसे ही ये पॉइंट आएगा इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 2.4 y minus y1 is equal to m into x minus x1। so dy by dx at the point p, what is dy by dx, what is dy by dx at the point p? इस कर्व को डिफरेंशिएट करें, 2x is equal to 4 dy by dx, so dy by dx is equal to x by 2 at the point p, that is x1। ये तो टेंजेंट लाइन का स्लोप है एंड देयरफॉर नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या होगा, -2 by x1, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो नॉर्मल लाइन का स्लोप हुआ -2 by x1 which is also equal to y1 minus 2 upon x1 minus 1। See the beauty of this concept, कितना प्यारा कंसेप्ट है। और अब सिंपली एक रिलेशन तो ये आ गया, यहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 2 minus 2x1 is equal to x1 y1 minus 2x1, that is equal to, ये कट गया तो यहां से आपके पास क्या आ गया, x1 y1 is equal to 2। एक रिलेशन क्या आ गया, बोलो बच्चों दूसरा रिलेशन कहां से लाए, बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है क्या, कि ये पॉइंट x1 y1 कर्व को भी सेटिस्फाई करता है एंड देयरफॉर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1। अब तो ट्रिवियल हो गया, बस इससे आपने y1 की वैल्यू x1 स्क्वायर बाय 4 यहां रखी तो x1 क्यूब इज इक्वल टू 8। तो इन दोनों रिलेशन से x1 कितना आ गया, 2, और x1 अगर 2 है तो y1 कितना आ गया, x1 की वैल्यू 2 तो y1 1। कर्व पे पॉइंट क्या आया, जो कर्व पे ये पॉइंट था वो आया क्या, 2, 1। और अब 2.4 टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन y minus y1 इक्वल टू, तो क्या आती है इससे, x plus y is equal to 3। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं कि ये पॉइंट ही कर्व पे ले लेते हैं, ये पॉइंट कर्व पे है ही नहीं, ठीक है क्या। तो एक तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या। इस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए कि दी टेंजेंट, अब ये मतलब एक लाइन पे अगर आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं तो सीधी बात है अपन इस लाइन का स्लोप 2 तरीके से लिख सकते हैं। वो कैसे लिखना है वो मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये प्रॉब्लम JEE 94 में पूछा गया था बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कुछ बेसिक प्रॉब्लम देखें। इफ द लाइन log of 1 plus 5a minus a square to the base 2, if the line this minus 5y is equal to say 4, if the line this is normal, if the line this is normal to the curve, if the line this is normal to the curve xy is equal to 1, then find
if the line this is normal to the curve then find range of A। देखो प्यारे बच्चों, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है इसमें। उसमें बोल दिया ये लाइन नॉर्मल है कर्व के लिए, ठीक है क्या? इस कर्व पे ये कर्व आपको क्या दे रखा है बेटा? ये कर्व दे रखा है आपको y is equal to 1/x। तो इस कर्व पे dy by dx क्या होगा? किसी भी पॉइंट पे dy by dx होगा -1/x²। ये तो टेंजेंट लाइन का स्लोप है एंड देयरफॉर at any point slope of normal is किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या होगा? x²। ऑब्वियसली x कैनॉट बी 0, ठीक है क्या? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज x² which is greater than 0। तो अगर वो बोल रहे हैं कि ये लाइन नॉर्मल है इस कर्व के लिए, तो उसका स्लोप क्या कर दें? पॉजिटिव, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो स्लोप क्या है इस नॉर्मल इस लाइन का? हमारा log of 1 plus 5a minus a² to the base 2 divided by 5 लिखने की जरूरत ही नहीं। This is greater than 0 and hence this is greater than 1 and hence quadratic बन गई। a² minus 5a is less than 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो a आ जाएगा किसके बीच में? 0 से। कितना अच्छा सवाल है मेंस के लिए। एक छोटा सा कंसेप्ट और नहीं चमकता बच्चों, ठीक है क्या? हटाएं। Now the next concept in this particular chapter is angle between two curves. Next concept is angle between two curves. Angle between two curves. सबको मालूम है एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपसे दो कर्व के बीच में एंगल पूछा जा रहा है। दिस इज कर्व 1 एंड दिस इज कर्व 2। मान लेते हैं दोनों कर्व P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपने इस कर्व को डिफरेंशिएट किया P पॉइंट पे dy by dx। दिस विल गिव यू द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन T1। फिर C2 कर्व को डिफरेंशिएट किया P पॉइंट पे, दैट विल गिव यू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन T2। And now tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। तो सबको मालूम है dy by dx for the curve C1 at the point P will give you m1 and dy by dx for the curve C2 at the point P will give you m2। And now the angle between two curves is tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। और हमेशा अपन एक्यूट एंगल ही निकालते हैं दो कर्व के बीच में। Well, two curves are said to intersect orthogonally if the angle between the tangents is 90 degree। ठीक है, अगर दो कर्व्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट P पे, तो उस पॉइंट P पे C1 कर्व पे टेंजेंट, C2 कर्व पे टेंजेंट, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री। तो इसमें दो स्टेटमेंट सामने आते हैं। इफ m1 m2 is equal to -1, then if m1 m2 is equal to -1 at the point P, then the curves are orthogonal at the point P। But if the curves are orthogonal at the point P, then it is not necessary that always m1 m2 is equal to -1, क्योंकि एक कर्व के लिए टेंजेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और एक के लिए पैरेलल टू y एक्सिस हो सकती है, तब m1 m2 -1 नहीं होगा। तो क्या फिर भी स्टूडेंट यूज कर लेते हैं, जैसे ही लिखा जाता है कि कर्व्स ऑर्थोगोनल है किसी पॉइंट पे, तो फटाफट इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया और m1 m2 को क्या कर दिया? -1। या कहीं आपके पास m1 m2 -1 आ रहा है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे कर्व्स को ऑर्थोगोनल बोलते हैं। वैसे सही डेफिनेशन क्या है? टू कर्व्स आर सेड टू इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली इफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज 90 डिग्री वेयरएवर द कर्व इंटरसेक्ट। जहां-जहां कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री।
तो एक तो ये कंसेप्ट इसमें आपको मालूम है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखें, if two curves touches each other at the point P, if two curves touches each other at point P, if two curves touches each other say at point P, बेटा एक कर्व ये सपोज fx और एक कर्व ये है, fx और एक कर्व ये है gx। ये दोनों कर्व किसी पॉइंट पे टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो सबको मालूम है, सीधी बात है, dy by dx for this curve is equal to dy by dx for this curve at the point P. If two curves touches each other, then dy by dx for the curve fx at the point P should be equal to dy by dx for the curve gx at the point P. बेटा इसमें भी मैं क्लास में बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखवाता हूं कि अगर कर्व टच कर रहे हैं तो ऐसा होगा, बट अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं है कि कर्व टच कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप ऐसा भी डायग्राम बना सकते हो। बेटा आपने ऐसा पैरेलल ये बना दिया और यहाँ पे बना दिया ये सब जगह खींचते जाओ तो ये dy by dx तो सेम आएगा, बट कर्व टच थोड़ी कर रहे। तो अगर कर्व टच कर रहे होते तो सीधे dy by dx उस पॉइंट पे इक्वल होता है। अब ये कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू मेंस एज वेल एज एडवांस। इसमें छोटे-छोटे सवाल देखिए, टेंजेंट नॉर्मल में है ही 2-3 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, बाकी एंगल बिटवीन दी टू कर्व्स तो सब लोग निकाल ही लेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। देखिए पहला सवाल, फॉर मेंस ओरिएंटेड प्रॉब्लम, जे मेंस, if the curves y is equal to ex and y is equal to kx square touches each other, find k। बेटा एक तो ये होता है कि if the curve touches each other then it does not mean कि वो सिर्फ टच ही कर रहे होंगे, हो सकता है कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करें। तो देखिए बेटा, जैसे किसी ने बोला कि if the curves y is equal to e की पावर x and kx square, obviously k cannot be negative, क्योंकि अगर k नेगेटिव हुआ तो ऐसा पैराबोला बन जाएगा, ठीक है क्या? अब सॉरी k अगर k मुझे पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, नेगेटिव लूंगा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये जो कर्व है आपके पास y is equal to kx square, ये तो ऐसा बना, और e की पावर x ये ऐसे जाके कहीं यहाँ पे टच कर रहा होगा, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है क्या? तो if the curves touches each other then it does not mean कि वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे टच ही कर रहा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए फटाफट मुझे k की वैल्यू निकाल के दिखाएं। वेरी गुड, e स्क्वायर बाय 4। तो सीधे आपने dy by dx इक्वेट कर दिया बच्चों, dy by dx at the point P for this curve is e की पावर x at the point x1 is this it, and for this curve it is 2k x1। एक रिश्ता तो ये आ जाएगा, and also x1 y1 lies on the curve, तो also x1 y1 lies on the curve, तो y1 is equal to e की पावर x1 and y1 is equal to kx1 square। तो e की पावर x1 is kx1 square, यहाँ डाल दिया आपने, e की पावर x1 की जगह 2k x1 यहाँ डाल दो, k से k कट गया तो x1 कितना आ गया 2। इन दोनों रिलेशन से आपके पास x1 की वैल्यू आ गई 2, x1 2 आ गया, तो यहाँ से y1 कितना आ जाएगा e स्क्वायर, x1 2 तो y1 कितना आ गया 4k। तो बस y1 की वैल्यू यहाँ से इक्वेट y1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है e स्क्वायर, और यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी है 4k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई e स्क्वायर बाय 4। मेंस का सवाल बन गया,
कितना छोटा सवाल। तो आई होप जो बच्चे मुझे सुन रहे होंगे उनको क्लियर होगा बिल्कुल। एक सवाल और देखिए बेटा, इट इज अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू जेईई एडवांस। if the curves y is equal to 1 plus x square upon a cube and y is equal to 4 root x, if the curves this and this have exactly one point in common, have exactly one point in common, if the curves this and this have exactly one point in common, then find a। तो जब मैं ये सवाल क्लास में लेता हूं तो 99% बच्चे इसका आंसर मुझे गलत देते हैं। 99%। अब जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं मेरी क्लास में इस समय और जो मेरे से पढ़ चुके हैं, हो सकता है वो भी सही रिप्लाई दे दें, बट आप दोबारा इस सवाल को करो, क्योंकि जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं चाहता हूं कि वो 2 मिनट इस सवाल को ट्राई करें और देखें इस सवाल की क्या इंपॉर्टेंस है। ये सवाल किसी भी साल जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है और कोई भरोसा नहीं जेईई मेंस में आ जाए। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ट्राई फॉर 2 मिनट्स। हाँ बच्चों, क्या आंसर है? 1/3। तो 99% बच्चे इस सवाल का आंसर सिर्फ देते हैं a = 1/3, जो कि गलत है, जो कि पार्शियल आंसर है, पूरा आंसर नहीं है। और ऐसा मेरी सोच है कि ये कभी ना कभी किसी ना किसी साल तो आईआईटी में पूछा जाएगा सवाल। ये एक्चुअली आपने सवाल ध्यान से नहीं पढ़ा। इफ दीज टू कर्व हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट इन कॉमन, मैंने ये नहीं लिखा है कि दीज टू कर्व टचेस ईच अदर, मैंने लिखा है कि दीज टू कर्व हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट इन कॉमन। अब एक कर्व तो मैंने यहाँ पे फिक्स दे दिया 4 रूट एक्स, इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। y is equal to 4 root x कैसा बनेगा? दिस इज द कर्व, y is equal to 4 root x। बोलो बच्चों, ये कर्व पैराबोला है क्या? क्वाड्रेटिक। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिख रहा है आपको? अब मैंने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1/a³ दे दिया। अब अगर a पॉजिटिव है तब तो मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा और a नेगेटिव है तो मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। तो केस वन अगर a नेगेटिव है, तो मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। x 0 पे वैल्यू 1 है, कर्व यहां से पास होगा, dy/dx x 0 पे 0 हो रहा है, तो ऐसा कुछ कर्व जाएगा, कर्व तो हमेशा कहां से पास होगा? 0, 1 से तो पास हो ही रहा है। मुंह नीचे की तरफ खुला, कितने पॉइंट कॉमन आ रहे हैं? सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है। और ये केस बच्चे मिस कर जाते हैं, आप नहीं, 99% बच्चे ये केस ही मिस कर जाते हैं। आपने तो मेरा आंसर, आपको तो मैं पढ़ा चुका हूं क्लास में, तब आप इस सवाल में गलती कर रहे हैं। दोबारा सुन लो आप मुझे, आज ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। a <0, आप लोग तो डायग्राम ही नहीं बनाते, आप तो डायरेक्ट हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट इन कॉमन, बस dy/dx इक्वेट किया आपने। वो कब? दूसरे केस में। दूसरा केस कौन सा है? दूसरा केस है अगर a > 0 है, और अगर a > 0 है, ये कर्व है y is equal to 4 root x। अब मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर ये कट करते हुए गया तो फिर आगे भी कट कर जाएगा। अब ये सिर्फ यहां से ये टच करते हुए जाना चाहिए। आपने सिर्फ ये केस बनाया है, और इस केस में जैसे आप dy/d, आप देखो आपका एक जगह इस केस में √a² आया होगा। जब आपने dy/dx इक्वेट किया होगा, बेटा करके देख लेते हैं dy/dx। तो dy/dx क्या आ रहा है? dy/dx for this curve is dy/dx at the point x1 y1 is 2x1 by a³ which is also equal to 2 by √x1। तो
तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, 2 से 2 कटा, x1 की पावर 3/2 इज इक्वल टू a क्यूब, पावर 2/3 रेस कर देते तो यहां से x1 कितना आ गया, a स्क्वायर। ये आया बच्चों x1 a स्क्वायर, dy by dx इक्वेट करती x1 आ गया a स्क्वायर। अब इक्वेट x1 a स्क्वायर रखो यहां पे x1 a स्क्वायर, तो y1 कितना आ गया, रखो यहां पे 1 प्लस a, एंड यहां रखो x1 a स्क्वायर, तो y1 कितना आ गया। बस यही तो गलती करते हो आप, आपने 4a बोल दिया जबकि वो 4 mod a होगा। अंडर रूट a स्क्वायर इज नॉट a, अंडर रूट a स्क्वायर इज mod a। अब ये कांसेप्ट जो आपने dy by dx इक्वेट किया, ये वैलिड ही तब है जब ये पॉजिटिव होगा। अपने आप आपका दिमाग चलेगा, और यार अगर a नेगेटिव है तब तो ये कर्व टच नहीं कर सकते, क्या टच कर सकते हैं क्या अगर a नेगेटिव है तो ये केस तो आप ऑलरेडी a पॉजिटिव के लिए कर रहे हो, तो a पॉजिटिव है तो y1 कितना आ गया 4a। इन दोनों को इक्वेट कर दो, 4a इक्वल टू 1 प्लस a, 3a इक्वल टू 1, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो ये सवाल मैं जिसको भी देता हूं, जिसको भी, वो आंसर 1/3 निकाल लेगा। और आप लोग तो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हो, उसके बाद आप आंसर 1/3 निकाल रहे हो, आपको तो रटा हुआ होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है a इक्वल टू 1/3 एंड ऑल a लेस देन 0। ये सारे a भी मेरे आंसर है और ये भी ये आंसर है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, a एप्सिलॉन माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1/3, a एप्सिलॉन माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1/3। ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप जो बच्चे मुझे सुन रहे होंगे उनको भी इस सवाल की इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी। इसका सोर्स भी आपको बता देता हूं, ये AI प्रॉब्लम करके एक बुक आती है, उसमें स्टार प्रॉब्लम दे रखा है, और अगर IIT के प्रोफेसर की नजर इस सवाल पे पड़ती है तो 100% ये सवाल कभी ना कभी पूछा जाएगा बच्चों, 100%। जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस सवाल को जरूर लिखें, घर पे दोबारा करके देखें और इंपॉर्टेंस रियलाइज करें इस सवाल की कि क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ आफ्टर हैविंग एंगल बिटवीन टू कर्व्स एंड कर्व्स टचेस ईच अदर, एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं बेटा इसमें, नोट दैट। ये तो खैर सबको मालूम होगा कि किसी भी सेकंड डिग्री कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन अगर हमें x1 y1 पॉइंट पे लिखनी होती है, किसी भी सेकंड डिग्री कर्व ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c, so replace x² by x(x1), y² by y(y1), 2x by x plus x1, 2y by y plus y1, 2x by x1 y plus x y1 and constant term leave as it is। But ये चीज जो मैं अब बताने वाला हूं ये कुछ ही बच्चों को मालूम होती है, ये कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिमेंबर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, remember equation of tangent at the point x1 y1, at the point x1 y1, at the point x1 y1 on the curve, at the point x1 y1 on the curve x by a raised to the power m plus y by b raised to the power m equal to 1. Remember equation of tangent at the point x1 y1 on this curve is x upon a into x1 by a raised to the power m minus 1 plus y by b into y1 by b raised to the power m minus 1 is equal to 1. रिमेंबर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब वो निकाल तो सकती है बेटा dy by dx निकाल के y minus y1, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कर्व पे अभी आप m की वैल्यू 2 डाल दो तो एलिप्स आ जाएगा, x² by a² plus y² by b² equal to 1।
और सबको मालूम है इलिप्स पे x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, x x1 by a square plus y y1 by b square is equal to 1। याद रखने का तरीका, इसमें से एक x by a बाहर निकाल लो तो बचेगी पावर m minus 1, उसमें x1 डाल दो तो x by a x1 by a पावर m minus 1 plus y by b y1 by b पावर m minus 1 equal to 1। अब ये मैंने क्यों पढ़ाया है, इस पे एप्लीकेशन देखें, ठीक है क्या? पहले लिख लो, इसको लिख लिया है क्या? तो आई होप सब बच्चों ने लिख लिया होगा इसको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 ऑन दिस कर्व इज x by a x1 by a power m minus 1 plus y by b into y1 by b power m minus 1 is equal to 1। अब इस पे जो एक सवाल हम लोग कराते हैं, that is if the line x cos alpha plus y sin alpha equal to p, if the line this touches the curve, if the line this touches the curve x by a power m plus y by b power m is equal to 1, if this line touches the curve this, then prove that a cos alpha raised to the power m upon m minus 1 plus b sin alpha raised to the power m upon m minus 1 is equal to p raised to the power m upon m minus 1। Beautiful problem. If this line touches the curve this, then we have to prove that a cos alpha raised to the power m upon m minus 1 plus b sin alpha raised to the power m upon m minus 1 is equal to p raised to the power m upon m minus 1। Beautiful problem। देखिए आप अगर जिसको वो कंसेप्ट मालूम है जो मैंने अभी बताया है, तो ये सवाल 1 मिनट में हो जाएगा। जैसे ही किसी ने बोला कि ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है, ठीक है क्या, मतलब ये लाइन टेंजेंट है इस कर्व पे, तो मान लेते हैं जिस पॉइंट पे टच कर रही है वो पॉइंट है x1 y1। तो हमारे हिसाब से x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? हमारे हिसाब से टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या है? x upon a into x1 by a की पावर m minus 1 plus y by b into y1 by b की पावर m minus 1 is equal to 1। कितना आसान हो गया। अब इसको लिखने में तो जाते हैं 5 मिनट जो आपने सेव कर लिए। हमारे हिसाब से टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ये है और वो बोल रहे नहीं, इफ दिस लाइन टचेस द कर्व, इसके हिसाब से ये है। also टेंजेंट लाइन इज x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। हमारे हिसाब से ये और उसके हिसाब से ये, इसका मतलब ये दोनों क्या होनी चाहिए? आइडेंटिकल। तो इनको क्या कर ले अपन? कंपेयर। ये दोनों आइडेंटिकल है तो इनको कंपेयर कर ले। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे देखें क्या होता है। कंपेयर करते बेटा, तो ऊपर x का कोफिशिएंट कितना है बेटा? ऊपर x का कोफिशिएंट है x1 by a पावर m minus 1 अपॉन a, और नीचे x का कोफिशिएंट कितना है? cos alpha। तो this upon a cos alpha is equal to y1 by b raised to the power m minus 1 upon b sin alpha is equal to 1 upon p। कितना आसानी से कंपेयर हो गया। जस्ट आपने इन दोनों को कंपेयर किया, आपके पास ये आ गया। आप सब लोगों ने लिख रखा है कि आपको क्या प्रूफ करना है। तो यहां से बेटा x1 by a पावर m minus 1 कितना आ गया? This will be a cos alpha upon p x1 by a, यहां से फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है क्या? एंड सेकेंड एंड लास्ट will give you y1 by b raised to the power m minus 1 is equal to b sin alpha upon p। अब बेटा x1 y1 कर्व पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब x1 by a पावर m
प्लस y1 by b पावर m शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है क्या? x एंड y1 कर्व पे लाई कर रहा है। तो इस रिलेशन से आप लिख लो x1 by a, इस पावर को इधर लाओ और फिर पावर m रेज करो, तो दिस पावर m इज इक्वल टू a cos अल्फा by p रेज टू द पावर m अपॉन m minus 1 and sorry x1 by a power and y1 by b power m is equal to b sin alpha by p raised to the power, and the final step is इसको जोड़ दो। तो जैसे ही इसको जोड़ोगे तो दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा? 1। क्यों हो जाएगा 1? क्योंकि x1 y1 कर्व पे लाई कर रहा है, तो x1 by a पावर m प्लस y1 by b पावर m, तो इसको जोड़ोगे 1 इज इक्वल टू a cos अल्फा रेज टू द पावर m अपॉन m minus 1 प्लस b sin अल्फा रेज टू द पावर m अपॉन m minus 1, और अपॉन क्या आएगा? p की पावर m अपॉन m minus 1, तो वो इधर चला जाएगा तो आ जाएगा p की पावर। यही तो प्रूफ करवा रहा था मैं। कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, मजेदार कंसेप्ट। तो ये चैप्टर टफ नहीं है टेंजेंट नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, बट इसमें कुछ चीजें आप लोगों को ग्रिप में रहनी चाहिए। अब बाकी स्टैंडर्ड कर्व्स पे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इस पे एक्स एंड y1 पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन, वो एक कोनिक का पार्ट है जो कि आपको मालूम भी है, यहाँ भी यूज हो जाता है। वो सारे कार्टेशियन टेंजेंट, कार्टेशियन नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। So I hope क्लियर होगा। तो यहाँ पे बच्चों मैं टेंजेंट नॉर्मल का चैप्टर एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मोनोटोनिसिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा मेरा, उसमें काफी अच्छे अच्छे सवाल लेके मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। तो आप लोगों से एक ही विनती है कि बस घर पे खूब मन लगा के पढ़ें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, और जितना मेहनत कर सकते हैं बच्चों उतना मेहनत करो। बिल्कुल भी कहीं ढील नहीं छोड़नी है हमें पढ़ाई के अंदर। जिस एंथू लेवल से आप लोग पहले पढ़ाई कर रहे थे उसी एंथू लेवल से अभी पढ़ाई करना है। जिस गोल को लेके आप पढ़ाई कर रहे थे वही गोल आपको अब दिखना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।